डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं जिसमें हम पढ़ेंगे डार्विन्स अर्ली ईयर्स एंड हिज जर्नी। यानी हमने जो सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया है एनिमल एवोल्यूशन सब्जेक्ट का, तो उसमें हमने पहले लेक्चर में पढ़ा है लेमार्किज्म और नियो लेमार्किज्म। जबकि अब जो हम सेकंड लेक्चर पढ़ने जा रहे हैं इसमें हम डार्विन्स की का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और देखेंगे कि उसने अपनी इब्तदाई जिंदगी में क्या किया और बिल आखिर कैसे वो साइंटिस्ट बना और उसकी थ्योरी आगे कैसे चली। और फिर हम थर्ड लेक्चर में जाकर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ डार्विन बाय नेचुरल सिलेक्शन। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, तो वो थर्ड लेक्चर में हम देखेंगे। तो सेकंड लेक्चर हम देखते हैं जी, डार्विन्स की अर्ली लाइफ। तो फर्स्ट लाइन में मेंशन किया गया है जी, डार्विन ने टोटल 73 ईयर्स की लाइफ पाई और 1809 से 1882 उसका पूरा लाइफ स्पैन है। और वो 12 फरवरी 1809 में पैदा हुआ और उसका फादर जो है वो फिजिशियन था। फिजिशियन डॉक्टर को कहते हैं जी, वो एक मेडिकल डॉक्टर था। लेकिन डार्विन का शौक क्या था बचपन में, जैसे हमारे पाकिस्तानियों का अक्सर जो गांव में रहते हैं उनका शौक होता है जी, जो है वो कबूतर पाल लेना और कुछ और जानवर पाल लेना, इस तरह का। तो इसका शौक था जी डॉग्स को पालना और जो शिकारी परिंदे हैं उन्हें पालना और उन्हें कलेक्ट करना और उनकी केयर करना। और इसकी वजह से जी इसका जो इंटरेस्ट था स्कूल एजुकेशन में वो इतना अच्छा नहीं बना, लेकिन फिर भी उसने अपनी स्कूल एजुकेशन मुकम्मल कर ली। और फिर वो जैसे हमारे यहाँ एफएससी होती है, तो हमारे बहुत से स्कूल ऐसे हैं जिन्हें हम हायर सेकेंडरी स्कूल्स कहते हैं और उनमें जो क्लास का लेवल होता है वो 12 तक होता है। तो 2 इयर्स का मेडिकल स्कूल यानी वो एफएससी करने के लिए जी एडनबर्ग में इंटर हुआ और उसने मेडिकल एफएससी भी कर ली स्कॉटलैंड से 1825 में। और फिर इस दौरान जब वो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर पढ़ रहा था, तो जितने भी उसके टीचर्स थे, तो क्योंकि एक बहुत अच्छा इदारा है तो वहाँ के टीचर्स साइंटिस्ट थे, तो 2 साल इसने खूब उनके साथ जो है ना एंजॉय किया और बिल आखिर अपनी डिग्री मुकम्मल कर ही ली। लेकिन इसने कोई खास पेन नहीं लिया, सर दर्द नहीं लिया स्टडी का। दरअसल वो मेडिसिन यानी फिजिशियन नहीं बनना चाहता था। ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन कैरियर इन मेडिसिन। तो लिहाजा आपने कभी देखा हो कि हमारे पाकिस्तान में ये भी रूटीन है कि जो बच्चे पढ़ाई में कभी कभी ऐसे महसूस हो हमें, वैसे मोस्टली तो ये प्रैक्टिस भी है कि जो बहुत ज़हीन हो या पेरेंट्स की विल हो तो उन्हें हाफिज कुरान बनने के लिए भी भेज दिया जाता है, यानी मजहब की तरफ लगा दिया जाता है। तो समटाइम ऐसा भी होता है कि जो पढ़ाई में कमज़ोर होता है उसे भी जो है ना वो कभी कभी हिफ्स करने के लिए भेज दिया जाता है। तो इसके फादर को भी लगा कि ये अब किसी काम का नहीं है, तो लिहाजा ये भी जाए और मजहबी जो है ना थोड़ी सी काम काज शुरू करे। तो इसके फादर ने इसे चर्च ऑफ इंग्लैंड में भेज दिया ट्रेनिंग लेने के लिए जी, सिलर्जी की। ये रिलीजियस स्टडी होती है, जैसे हमारे यहाँ जो है ना हम मदरसों में भेज देते हैं। तो उसके बाद जब वह वहां से ये वापस आ गया तो फिर इसने जी एडमिशन लिया क्राइस्ट कॉलेज इन कैम्ब्रिज। और वहां से इसने अपनी जो है वो ग्रेजुएशन कंप्लीट की ऑनर्स। और जैसे आप सबको पता है, आप बीएस ऑनर्स कर रहे हैं, तो दरअसल ग्रेजुएशन की डिग्री को ऑनर्स ही कहते हैं। तो उसने 1831 में जी अपनी ऑनर्स की डिग्री पूरी कर ली, लेकिन फिर भी जो है ना वो इस सब से बस उसने अपनी डिग्री मुकम्मल की सबको दिखाने के लिए कि वो ग्रेजुएट हो गया है। तो एज सच जो है ना वो किसी फील्ड में जाना नहीं चाहता था, दरअसल वो एनिमल्स से काफी लगाव था उससे। तो इस दौरान ऑनर्स के दौरान भी जो ट्रेनिंग थी डार्विन की वो बहुत अच्छी नहीं हो पाई। तो बाकी सबके लिए तो डिसअपॉइंटिंग थी। डार्विन ने सबको खुश करने के लिए ग्रेजुएशन तो कर लिया जी, लेकिन इस दौरान उसने कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट से बहुत अच्छी दोस्ती कर ली। और इस दौरान इसने बीटल्स की कलेक्शन बहुत अच्छी इकट्ठी की। और फिर बीटल्स की जो टेक्सोनोमी है यानी उसकी क्लासिफिकेशन, उन्हें नाम देने के लिए, उन्हें खास कैटेगराइज करने के लिए इसने बड़ा अहम रोल प्ले किया। और लिहाजा इसकी जो है वो इस कंट्रीब्यूशन को जी बड़ा वैल्यूएबल माना जाता है जी। अब हम आते हैं जी कि बिल आखिर ये एक कैसे जो है ना सफर पे गया जिसने इसकी लाइफ चेंज कर दी। और किसने सुजेस्ट किया, किसकी रिकमेंडेशन से जी इसने ये सफर शुरू किया, उसकी तरफ भी आते हैं जी। सबसे पहले हम डार्विन की पिक्चर देखते हैं जी। डार्विन, चार्ल्स डार्विन। दरअसल इसका जो ओरिजिनल नेम है वो चार्ल्स है, डार्विन तो इसका सरनेम है जो इसके फादर के नेम से है।
तो इसका कंप्लीट जो है वो उन्होंने सब्जेक्ट भी मेंशन किए हैं, बायोलॉजी, अर्थ साइंस, जियोग्राफी, फिजिकल जियोग्राफी। तो ये डार्विन की पिक्चर जी आप देख रहे हैं, और अब हम इसके फादर और मदर भी देखेंगे जी। इनके बैकग्राउंड, इनका फादर जो है वो एक डॉक्टर था, रॉबर्ट डार्विन। तो डार्विन का पूरा नाम जो है वो चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन है जी। और उसके बाद हमारे पास सॉसना वेजवुड्स इसकी मदर थी जी। और इसके बाद हम आगे चलेंगे जी हमारे चैप्टर के न्यू वोएज की तरफ के, जो डार्विन है उसका सफर कैसे शुरू हुआ जी। एक बॉटनिस्ट था जी, हैंसलो, कैम्ब्रिज का। उसने जब एक स्टडी टूर जाने लगा, और ये बहुत बड़ा वोएज था, यानी खास पर्पस के लिए कोई समुद्री सफर था जो 5 साल के लिए जा रहा था। और ये दुनिया के मुख्तलिफ आइलैंड्स और मुख्तलिफ रीजन्स पर जाकर इन्होंने रिसर्च करनी थी। तो हेंसलो ने खुद जाने के बजाय अपनी जगह पर जी रिकमेंड कर दिया, डार्विन को नॉमिनेट कर दिया, और डार्विन जी इस एक्सपेडिशन पे चला गया। और एक्सपेडिशन के लिए देखें हमने मीनिंग लिखा है जी, अ जर्नी ऑर्गेनाइज्ड फॉर अ पार्टिकुलर पर्पस। तो यहाँ थोड़ा सा मिसिंग हो गया, लेकिन मैंने आपको बोल के बता दिया कि किसी खास मकसद के लिए जब कोई सफर किया जाता है तो उसे एक्सपेडिशन कहते हैं जी। इस एक्सपेडिशन ने जी पूरी दुनिया का चक्कर लगा के वापस आना था। तो डार्विन, इसके बाद डार्विन को जो है ना, जब ये मुकम्मल हुआ तो डार्विन ने कमीशन हासिल किया, यानी इसको बड़ी अप्रिसिएशन मिली, और इसने जो है वो एजाज हासिल किया। और उसके बाद अनाउंस किया गया कि ये बहुत अच्छा नेचुरलिस्ट है, HMS बीगल। तो HMS स्टैंड फॉर हर मैजेस्टीज शिप। आपको पता होना चाहिए कि जो इंग्लैंड है वो एक आइलैंड है तो बहुत बड़ा, लेकिन चारों तरफ से समंदर है। तो क्योंकि उनका किसी और मुल्क के साथ बॉर्डर नहीं पड़ता, तो लिहाजा उनकी जो है वो लैंड आर्मी नहीं है, बल्कि सिर्फ नेवी है। तो नेवी के हर जहाज, जितने भी जहाज समंदर में होते हैं, क्योंकि वो वहाँ की क्वीन विक्टोरिया और एलिजाबेथ, जितनी भी उनकी क्वींस हैं, तो वो उन सब के होते हैं, तो लिहाजा वो रॉयल शिप होते हैं। तो उन्हें कहते हैं जी हर मैजेस्टीज शिप, यानी ये वहाँ की जो मलिका है उसके शिप हैं सारे जी। तो वहाँ के जितने भी जहाज हैं वो हर मैजेस्टीज शिप कहलाते हैं। तो उनके अपने अपने नाम हैं, इनमें से एक जी बेगल है। तो इस पर जाना था इन्होंने जी। यहाँ पर उन्होंने मेंशन किया कि दिसंबर 27 1834 को ये 5 साल के सफर पर गए, लेकिन मुझे डाउट है कि ये डेट शायद थोड़ी इतनी परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इन्होंने जो है वो 1831 में सफर शुरू किया था, और उसके बाद ये 36 में वापस आए थे, और 5 साल का सफर इन्होंने पूरा किया था। उसमें हम आपको जो है वो स्केच दिखाएंगे जिसमें ये सारा कुछ मेंशन है। तो उसकी तरफ भी हम आते हैं। तो ये दुनिया का पूरा चक्कर कैसे काटेंगे ये भी हम आपको स्कीम सिखाएंगे, क्योंकि हमारी बुक में भी ये पेज उन्होंने दिया हुआ है। तो उसकी सीक्वेंस हम आप लोगों को बताएंगे, और यहाँ से एक न्यू हम पेज से भी आप लोगों को दिखाएंगे। तो इस दौरान जी इन्होंने क्या किया जी, इन्होंने ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, फॉसल्स बेड्स, और वॉल्केनिक पीक्स ऑफ साउथ अमेरिका, और कोरल एटलस, और साउथ पैसिफिक रीजन के, इन सब को इन्होंने कवर किया इस सफर के दौरान। तो पैसिफिक ओशन आपको पता है कि दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो समंदर है। तो ये साउथ अमेरिका के आसपास है, तो साउथ अमेरिका के गिर्द ये ज्यादातर इन्होंने घूमा है। तो उसके बाद जी इन्होंने 5 हफ्ते लगाए गैलापागोस आइलैंड पर भी। और गैलापागोस आइलैंड जो है वो वॉल्केनिक आइलैंड्स का एक ग्रुप है, जिसके हम डायग्राम में भी आपको दिखाएंगे। और ये साउथ अमेरिका से तकरीबन 900 किलोमीटर दूर है जी, एट द कॉस्ट ऑफ इक्वेडर्स। तो हम आपको मीनिंग बता दें जी, इक्वेडर का साउथ अमेरिका का ही दूसरा नाम इक्वेडर है, क्योंकि ये इक्वेटर के करीब है। तो हम इसकी आपको लाइन और जब स्केच दिखाएंगे तो उसमें आपको मेंशन करेंगे कि इक्वेटर जो है वो दरमियानी लाइन होती है, जो हमारी जमीन को दो हेमिस्फेयर में डिवाइड करती है, अपर हेमिस्फेयर और लोअर हेमिस्फेयर। अपर को हम नॉर्थ हेमिस्फेयर कहते हैं, लोअर को हम साउथ हेमिस्फेयर कहते हैं। तो जब आप 7th सेमेस्टर में ऑर्निथोलॉजी सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो उसमें भी आपको मिलेगा कि जो बर्ड्स माइग्रेशन होती है वो नॉर्थ से साउथ होती है विंटर के दौरान, और फिर जब समर आते हैं तो ये साउथ से फिर नॉर्थ की तरफ चले जाते हैं जी। तो इक्वेडर साउथ अमेरिका का ही नाम है, और हम आपको स्केच से भी ये दिखाएंगे। तो गैलापागोस आइलैंड, गैलापागोस आइलैंड किस तरह वोल्केनिक है जी, ये आप यहाँ स्पॉट देखें जी, आपको ये स्पॉट नजर आ रहे हैं, दरअसल ये वोल्केनिक है। ये वोल्केनिक स्पॉट है जी। आपको ये पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड, जितने भी आइलैंड्स नजर आ रहे हैं, ये सारे के सारे जो है वो हमारे पास हैं जी, गैलापागोस आइलैंड्स हैं। ये सारे आइलैंड कलेक्टिवली गैलापागोस आइलैंड कहलाते हैं। तो इसे गैलापागोस क्यों नाम दिया जाता है जी, दरअसल गैलापागोस जो है वो स्पीशी है
टर्टॉइसेस की, तो यहाँ क्योंकि बड़े बड़े ह्यूज टर्टॉइस मौजूद हैं जिनकी उम्र तकरीबन 300 साल तक होती है, और कई जो है 100 किलोग्राम उनका वजन होता है। तो उस वजह से उनकी स्पीशीज के नेम से इन्हें गैलापागोस जो है वो आइलैंड का नाम दिया जाता है, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े टर्टॉइसेस हैं। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है जी, इसमें हम एक आइलैंड देखेंगे जो जो है वो हमने हम अपने कोर्स में पढ़ना है, लेकिन जो है वो यहाँ उसका नाम उन्होंने चेंज कर दिया है, और उस चेंज नाम की भी हम आपको एक थ्योरी बताएंगे। एसाबेला आइलैंड्स। तो एसाबेला आइलैंड दरअसल हमने जो कोर्स में एल्बेमल आइलैंड का एक करेक्शन पढ़ा है, जो हमारी बुक में भी डायग्राम बनी हुई है, और हमने आपको कहा था कि अगर हम इसको इनकरेक्टली प्रोनाउंस करें तो ये एल्बेमार्ले आइलैंड का ग्रुप है। तो दरअसल ये जो एजाबेला आइलैंड है, इसको ही एल्बेमल या फिर एल्बेमार्ले हम आइलैंड कहते हैं, इसी का दूसरा नाम है। तो ये गैलापेगोस आइलैंड पूरे का तमाम जितने आइलैंड्स हैं उन सब में से सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर भी डार्विन की स्टडी रोल प्ले कर रही है जी, क्योंकि उसने पूरे गैलापेगोस आइलैंड की बात की है, तो उसमें से ज्यादातर इसे कंसीडर किया गया है, एल्बेमार्ले या फिर एल्बेमल। तो दरअसल ये एजाबेला आइलैंड है जिसका ये सेकंड नाम है जी। तो इसकी जर्नी अगर हम देखें, इस मैप में हम देखेंगे जी, हमारे पास इंग्लैंड से ये शुरू हुआ, यहाँ से ये यहाँ चले गए गैलापागोस आइलैंड, और फिर ये पूरी दुनिया का चक्कर काट के यहाँ से वापस आके फिर यहाँ से होते हुए यहाँ वापस चले गए। ये स्कीम कैसे है, हम आपको ये स्कीम पूरी दिखाएंगे। तो ये देखें जी, जियोलॉजी ऑफ एजाबेला, ब्रैकेट में देखें जी क्या लिखा हुआ है उन्होंने, एल्बेम एल्बेमल इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है, और इनकरेक्ट प्रोनाउंसिएशन में हम एल्बेमार्ले भी से पढ़ सकते हैं जी। तो हमने कंफर्म कर दिया कि एजाबेला इज द एल्बेमल आइलैंड्स। तो जब हम इसकी स्टडी कर रहे हैं तो हमें पता चलेगा कि जी डार्विन की हेल्प कैसे हुई जब उसने अपना सफर मुकम्मल कर लिया। तो उसको हम देखेंगे जी, कौन से साइंटिस्ट की थ्योरी उसने रीड की, दरअसल जो जिसने उसको हेल्प किया जी। तो उसने ऑब्जर्व किया जी इस वोएज एक्सपीडिशन के दौरान प्लांट्स और एनिमल्स लाइफ को, और इन आइलैंड्स पर, और उसने फिर रेवोल्यूशनरी आइडियाज उसके माइंड में आए। दरअसल ये जो वर्ड उन्होंने रेवोल्यूशनरी यूज किया है जी, रेवोल्यूशन इनकलाब को कहते हैं, क्योंकि इसने अपने साइंटिस्ट से सुना था कि लाइफ तो सिर्फ 6,000 साल पुरानी है, उससे पहले तो कुछ नहीं था, अर्थ सब कुछ था, लेकिन लाइफ सिर्फ 6,000 साल पुरानी है। जब इसने ये सारा कुछ ऑब्जर्व किया तो इसको ख्याल आया ये तो सब पुराना है, दुनिया में तो इनकलाब बर्पा हो जाएगा, और वाकई इनकलाब बर्पा हो गया, क्योंकि जब भी एवोल्यूशन की बात आती है तो डार्विन छा जाते हैं। हमने इसे मैट्रिक में भी पढ़ा, एफएससी में भी पढ़ा, और अब हमने ऑनर्स की डिग्री में यानी बीएस ग्रेजुएशन के दौरान भी पढ़ रहे हैं। तो डार्विन ने क्या किया जी, अपनी लाइफ के सफर यानी जब से वो शुरू किया और बाद में स्टडी करने तक और अपनी पब्लिकेशंस के दौरान जी, इस सारे के दौरान उसने इस पर बहुत सारा काम किया, और बिल आखिर जब वो अपना सफर मुकम्मल करके वापस पहुंचा तो उसकी उम्र सिर्फ 27 साल थी। और बाकी उसने अपनी उम्र जी जितने स्पेसिमेंस वो कलेक्ट करके आया था या अपनी यूनिवर्सिटी भेजे थे, उन सब की ऑब्जर्वेशन और अपने जो बनाए हुए नोट्स थे उनकी रीडिंग में लगा दिया, और बिल आखिर उसने जी न्यू ऑब्जर्वेशंस बिल आखिर अनाउंस की पूरी दुनिया में। और इसने न्यूमरस पब्लिकेशंस की। दरअसल पब्लिकेशंस क्या होती हैं, साइंस में जब भी आप कोई काम करते हैं तो उससे इंटरनेशनल फोरम पर आपने उसके कॉपीराइट्स लेने होते हैं कि ये आपका काम है। अगर वो आप नहीं लेते तो फिर वो आपका काम कभी कंसीडर नहीं होता। तो उसने भी अपना वर्क जो है वो पब्लिश करवाया था। जैसे जो है ना, हम जितने भी जो है ना वो यूनिवर्सिटी टीचर्स हैं, हम अपना रिसर्च वर्क जो है ना पब्लिकेशंस करवाते हैं। तो इस पब्लिकेशन की बेस पर हमें जो है ना प्रमोशंस मिलती हैं। तो मेरे 4 इंटरनेशनल पेपर पब्लिश हैं जो मैंने 2016 और 17 में ही करवाए थे, जब मैंने एमफिल स्टडीज और बीएस ग्रेजुएशन किया था। तो इस इन्होंने भी अपनी पब्लिकेशंस करवाई हैं। और इसमें से इनकी सबसे मशहूर पब्लिकेशन डार्विन की कौन सी थी, ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय मींस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। और यही दरअसल इसकी थ्योरी जो है ना ऑफ एवोल्यूशन कहलाती है, नेचुरल सिलेक्शन की। और इसने 1859 में से पब्लिश किया था, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है वो एमसीक्यू है। और इसने जी बायोलॉजी में जी रेवोल्यूशन का किरदार अदा किया, और इसने इनकलाब बर्पा कर दिया, क्योंकि एवोल्यूशन की बात पहले कोई नहीं करता था। लिहाजा एवोल्यूशन में जो है वो सारा का सारा जो क्रेडिट है वो डार्विन को ही जाता है जी। इंग्लैंड, हमारे पास ये जी यूरोप है, यूरोप का ये एरिया इंग्लैंड है, और इंग्लैंड से ये चले थे यहाँ, ये तीरों के निशान जी आपको मिल रहे हैं। और ये साउथ अमेरिका से होते हुए, मैं फिर से शुरू करता हूँ जी। इंग्लैंड से इन्होंने सफर शुरू किया हर मैजेस्टीज शिप बिगल पर,
और ये फिर होते हुए यहाँ पहुंचे, साउथ अमेरिका के किनारों से होते हुए बिल आखिर ये गैलापागोस आइलैंड पर पहुंचे। और गैलापागोस आइलैंड से होते हुए ये यहाँ पैसिफिक ओशन में यहाँ एंटर हुए। और यही पैसिफिक ओशन, अगर हम दुनिया का पूरा चक्कर घूम कर लगा लें तो आपको पता है कि दुनिया गोल है। तो ये यहाँ से यहाँ एंटर हुए और फिर आखिर यहाँ से ये यहाँ वापस जो है वो आ गया। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया, सिडनी, यहाँ से कुकूज आइलैंड, इन्होंने देखा कि कुकूज आइलैंड पर एक स्पीशी ऐसी है जो गैलापागोस आइलैंड के फिंचेस से मिलती है। तो स्पैरोज की बिल आखिर ये यहाँ से होते हुए फिर ये वापस लौट गए कहाँ जी, इंग्लैंड। और ये इनका तकरीबन 5 साल का सफर था। और इसमें हम आपको दिखाते हैं जी गैलापागोस आइलैंड का सबसे बड़ा आइलैंड ये है जी, एल्बिमल। और इसमें फर्दर स्मॉल ग्रुप्स भी मौजूद हैं जिनके नेम उन्होंने यहाँ मेंशन किया हुआ है। कुकूज का भी हमने मेंशन किया हुआ है जी। आउट ऑफ 14 स्पीशीज जो है ना, एक स्पीशी कुकूज आइलैंड पर भी मौजूद है, और इसे हम कहते हैं कि जी यही ये पेरेंट स्पीशी है, और ये और वो सेम है। और इसके अलावा 13 जो है वो सारी की सारी अडाप्टिव रेडिएशंस की तरह से हैं जी। डार्विन ने जी अपनी थ्योरी पे काम शुरू कर दिया। हमारा जो है वो इसी की ऐसे समझे कि सब टॉपिक है, क्योंकि हम डार्विन की वजाहत पढ़ रहे हैं। उसके बाद इसका एक हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हम इसकी नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी की वजाहत करेंगे। तो फिलहाल अभी तक हम उसके काम की बात कर रहे हैं जी। उसने रेवोल्यूशन जो बर्पा किया वो किस तरह किया जी। डार्विन ने अपनी थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे जी काम शुरू कर दिया, और उसने बहुत हार्ड वर्क किया इसके लिए। और वो खुद को इस पे कन्विंस करना चाहता था। देखें सेकंड लाइन पे आपको हेम वर्ड मिल रहा है। दरअसल उसने अपने साइंटिस्ट से हमेशा सुना था कि जिंदगी सिर्फ 6000 साल पुरानी है। लेकिन डार्विन भी पहले इस पे यकीन करता था, लेकिन डार्विन को अगर इस बात पे खुद को लाना है तो पहले उसे खुद ही इस बात पे खुद को कन्विंस करने के आया कि ये सही भी होगा, या फिर वो तमाम साइंटिफिक सोसाइटी को अपने खिलाफ कर लेगा। तो डार्विन जो है ना चाहता था खुद को कन्विंस करना कि चेंजेस अक्कर होते हैं वक्त के साथ। तो डार्विन ने बिल आखिर यही ओपिनियन, डार्विन क्या करता जी, डार्विन ने पहले एक्सेप्ट कर लिया था अपने सफर शुरू होने से पहले बाकी साइंटिस्ट का ओपिनियन कि जिंदगी सिर्फ जिंदगी और यहाँ जमीन और जमीन पर रहने वाले तमाम इनहेबिटेंट्स रहने वाले सिर्फ 6000 साल पुराने हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ जी, इसका मतलब ये हुआ कि चेंज्ड सिंस देन, और तब से इसमें कोई चेंज ना आया है। लेकिन डार्विन ने फिर अपनी ऑब्जर्वेशंस बिलाखिर खुद को कन्विंस कर लिया, और फिर उसने अपनी ऑब्जर्वेशन दी और इसने सुजेस्ट किया कि चेंज डज अकर, के तब्दीली होती है। और इसने ये भी रियलाइज किया कि ये आहिस्ता आहिस्ता होती है, ग्रेजुअल चेंजेस होते हैं। लेकिन जो डाइवर्सिटी ऑफ मॉडर्न स्पीशीज है कुड नॉट फॉर्म इन 6000 ईयर्स, उसने लेकिन ये जरूर कहा कि जमीन पर जो जिंदगी है जितनी डाइवर्स फॉर्म में जितनी वैरायटी जिंदगी की यहाँ मौजूद है, 6000 साल तो बहुत कम है। इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि इसमें तो पॉसिबल ही नहीं है कि 6000 साल में इतनी जो है ना वो वैरायटी ऑफ स्पीशीज या फिर जिंदगी की अकसाम जमीन पर फैल जाएं। तो लिहाजा कंफर्म होता है कि जिंदगी बहुत पुरानी है। और डार्विन ने क्या किया जी, डेवलप किया आइडिया, आइडिया ऑफ चेंज। आइडिया ऑफ चेंज ये कीवर्ड्स हैं जी, आइडिया ऑफ चेंज। और उसने बिल आखिर ये आइडिया बना लिया अपने माइंड के अंदर कि तब्दीली जिंदगी में है। जानवरों में जी, जानदारों में तब्दीली होती है, लेकिन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता। और इसने अपना इस आइडिया ऑफ चेंज को 20 साल पढ़ा, और बिल आखिर उसने इसका मैकेनिज्म दिया। और मैकेनिज्म ऑफ दिस चेंज क्या था जी, जो है ना, हम वो थ्योरी ऑफ नेचर सिलेक्शन में पढ़ेंगे। तो डार्विन जो है वो ये जाने बगैर ही इस दुनिया से चला गया, जेनेटिक प्रिंसिपल। लेकिन अच्छी बात यह है कि जब जेनेटिक प्रिंसिपल जो है वो हमारी मॉडर्न साइंस में आया तो उसने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया जो कि डार्विन ने दी थी। अब आते हैं जी डार्विन की हेल्प के लिए। अब डार्विन जो है ना इस सब को स्टडी करने के लिए चाहता था कि वो जो कंसेप्ट लेके जा रहा है, ऑब्जर्वेशन और रेवोल्यूशन लेके जा रहा है, दरअसल उसे उसे प्रूव भी तो करना है एविडेंस के साथ। तो उसे एविडेंस और अपनी बात को सपोर्ट करने के लिए बहुत ज्यादा मटेरियल चाहिए था। तो 20 साल की जो उसने स्टडी की उस दौरान जी उसने जियोलॉजी की भी स्टडी की। और जियोलॉजी किसे कहते हैं जी, अर्थ की स्टडी को जियोलॉजी कहते हैं। तो डार्विन ने जी पढ़ा एक बुक, और वो बुक किस साइंटिस्ट की थी, डार्विन रीड्स द बुक ऑफ चार्ल्स लॉयल। तो जी डार्विन ने एक किताब पढ़ी जो कि चार्ल्स लॉयल ने लिखी थी। और चार्ल्स लॉयन की इस लॉयल की जो ये बुक है, इस बुक का जो टाइटल है या फिर उसका मेन ऐसे है जो इसने पढ़ा डार्विन ने, वो था प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी।
अब दरअसल जो प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी थी, ये भी एक समरी थी, मजमून था, जो जो चार्ल्स लॉयल है, इसने भी एक और साइंटिस्ट की बुक को पढ़ने के बाद उसकी समरी पेश की थी। दरअसल जो लॉयल है, उसने किस ऑथर या फिर जियोलॉजिस्ट की स्टडी को अपना एक मजमून बनाया था और फिर उस मजमून को डार्विन ने पढ़ा, वो था साइंटिस्ट जेम्स हुटन। अब हम सीक्वेंस बनाते हैं स्टूडेंट। सबसे पुराना साइंटिस्ट जेम्स हुटन था। उसने एक थ्योरी दी थी, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, कि जमीन की जो आज की शक्ल है, वो कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने हेल्प किया है जमीन को ये शक्ल देने में। तो इसको, इसकी पूरी किताब पढ़ी जी हमारे पास लायल ने, और लायल ने इसे समरी और ऐसे की शक्ल में बना के प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी लिखा, और इसी प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी को डार्विन ने रीड किया। अगर स्क्वेंस बनाए तो सबसे पुरानी किताब जेम्स हुटन की है, जेम्स हुटन को लॉयल ने पढ़ा और लॉयल की स्टडी की जी डार्विन ने, और फिर इसे समझ आया कि जो है ना, ये किस तरह वो अपनी बात को जो है वो साइंटिफिक सोसाइटी में रख सकता है और मॉडर्न साइंस या बायोलॉजी में एक्सप्लेन कर सकता है। अब आते हैं जी हम थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म, जो सबसे पहले जेम्स हुटन ने दी थी, जो कि पहला साइंटिस्ट था। जेम्स हुटन ने अपनी किताब लिखी, थ्योरी ऑफ यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म। लॉयल ने उससे उसकी समरी बनाई, ऐसे बनाया जिसे प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी कहा गया, और इस प्रिंसिपल ऑफ जियोलॉजी को डार्विन ने पढ़ा। तो थ्योरी क्या है जी? जेम्स हुटन कहता है कि जैसे आज तूफान आते हैं, तेज हवाओं के, पानी के, और जो है ना सैलाब आते हैं, पहले वक्तों में ही ऐसे ही आते थे, और हमारी जमीन को पहले ये रॉक्स थी, इनको ये प्लेन लैंड बनाने के लिए, बड़े बड़े पहाड़ बनाने के लिए, समंदर, दरिया, ये सब जितने भी फैक्टर्स हैं, जितने भी पुराने फैक्टर्स थे, तूफान, हवा का, पानी का, और फ्लड आना, और जितनी ये इवेंट्स थे, ये तब भी वही थे, आज भी जब हम देखते हैं यही हैं। तो इन्होंने जमीन को शेप अप करने में बड़ा अहम रोल प्ले किया है। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात उन्होंने जो है वो लिखी है, और वो क्या है जी? ये पॉइंट 4 में हम कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स देखेंगे, उससे उससे पहले हम देख लेते हैं जी कि जो है ना, इसी बात को देखते हुए जी, कि चेंज इन द अर्थ इन द पास्ट। तो इस सब, दे हैव आल्सो चेंज द अर्थ इन द पास्ट, तो यही फैक्टर हैं जिन्होंने जमीन को थोड़ा सा शेप अप किया है। लॉयल और हुटन बिलीव करते थे कि जो फोर्सेस हैं जिन्होंने अर्थ को फेस किया है ओवर हंड्रेड ऑफ मिलियंस ऑफ इयर्स, लाखों करोड़ों साल हमारी जमीन ने ये फैक्टर्स फेस किए हैं, इसलिए इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारी जमीन को एक खास शक्ल दिया। लेकिन आप कहें जी आतिशफिशानी अमल और जमीन पर जो है वो जलजलों का आना, ये जमीन को खास शक्ल देने में इनका कोई रोल नहीं है। तो लिहाजा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट डू नॉट प्ले एनी रोल। तो उसके बाद जी, ये जो बुक थी जेम्स हुटन की और लॉयल की, इस किताब ने जी डार्विन के अंदर दो आइडियाज जी पैदा किए जी, और वो आइडियाज क्या है जी? एक, कि जो हमारी जमीन है वो 6000 साल से ज्यादा पुरानी है। दूसरा, कि हमारी जमीन को जो खास शक्ल मिली है, ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में जाकर मिली है, और इसके लिए बहुत से फैक्टर्स हैं यूनिफॉर्मिटेरियनिज्म वाले, जिन्होंने वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता जी इसे बदलने में अहम रोल प्ले किया। चलते हैं जी हम फॉसल्स एविडेंस की तरफ, कि डार्विन को अपनी जो है ना वोएज के दौरान जी क्या हमें एविडेंस मिले जी। हिस्टोलॉजिकल डेड रिमेन्स, गर्ल्स और तमाम स्टूडेंट्स सुने ये बात, कि पुराने वक्तों में, चाहे वो लाखों करोड़ों साल पहले, तारीख में, पुराने वक्तों में कोई भी एनिमल या जानदार, उसकी डेड बॉडी जो जमीन में रह गई और फिर आज हमें वो मिली है, तो उसके डेड रिमेन्स को, उसकी बॉडी रह जाने को जो अब हमें मिली, वो जो है वो डिकम्पोज या फिर सेमी डिकम्पोज या फिर प्रिजर्व फॉर्म में, उससे हम फॉसल कहते हैं। इवन कि अगर उनके निशानात भी हैं, इम्प्रिंट्स जो प्रिजर्व हो गए हैं रॉक्स के अंदर और आज हमें वो मिले हैं, वो भी फॉसल्स कहलाते हैं जी। जो HMS बीगल है जी, हर मैजेस्टी शिप बीगल, वो साउथ अमेरिका पहुंच गया जी। और इस दौरान जी डार्विन ने क्या किया जी? डग, उसने खुदवाए मजदूरों से जी रिवर बेड्स ऑफ द पंपास ग्रेसी प्लेन्स ऑफ अर्जेंटीना को, और डार्विन ने दो किस्म के फॉसल्स जी वहां देखे। पहला, ऐसे फॉसल्स जो वहां मौजूद एनिमल से डिफरेंट थे। मैं रिपीट कर रहा हूं, तमाम स्टूडेंट इसे गौर से सुने। हम एक जगह गए, मिसाल के तौर पे हम अपने खानदान में जाते हैं, तो तमाम लोग
हमसे नैन नक्श में और चेहरे की बनावट में थोड़े से मिलते हैं। यानी वो कौन है, वो हमारे खानदान के हमसे मिलते जुलते हैं। और जब हम कहीं और जाते हैं आउटसाइड्स ऑफ आवर सिटी, हम किसी और सिटी में जाते हैं क्योंकि वहां हमारे खानदान के लोग नहीं होते, वो हमसे टोटली डिफरेंट होते हैं। तो अब हम अगर इसको, यही कंसेप्ट अगर एनिमल्स में ले जाएं, तो डार्विन ने देखा कि कुछ एनिमल्स ऐसे मिले हैं उसे फॉसिल्स में जो अब उस एरिया में एनिमल्स मौजूद हैं उनसे टोटली डिफरेंट है। और दूसरे में वो देखेगा कि कुछ ऐसे एनिमल्स मिले हैं जो अब उस एरिया में मौजूद एनिमल से टोटली मिलते जुलते हैं। तो लिहाजा मिलते जुलते वाली बात तो समझ आती है, लेकिन जो पहला पॉइंट है कि वो एनिमल्स जो फॉसिल्स में है वो टोटली डिफरेंट है आज के उन एनिमल से जो कि लैंड पर मौजूद हैं। तो डार्विन ने देखा कि एक हिप्पोपोटेमस लाइक एनिमल जो है, जिसे टेक्सोडॉन कहा जाता है जी, वो मिला और वो डिफरेंट था ओरिजिनल हिप्पोपोटेमस से, लेकिन उससे मिलता जुलता था। लेकिन मिलता जुलता काफी नहीं था, यानी वो एग्जैक्ट हिपोपोटेमस ही होता या उससे थोड़ा सा डिफरेंट होता फिर खैर थी, लेकिन टोटली डिफरेंट था, लेकिन इसकी बॉडी लाइक हिपोपोटेमस थी। इसी तरह जी, नॉट ट्रू हॉर्स बट हॉर्स लाइक एनिमल थियोएंथीरियम मौजूद था जी वहां पर, इसके फॉसिल्स भी मौजूद मिले हमें। तो ये वहां मौजूद जो हॉर्स थे उनसे टोटली डिफरेंट थे। फिर जी इस जो है वो पहेली को सुलझाया बाद में डार्विन ने। उसने कहा कि दरअसल जो आज चल रहा है जी, हमारा 2025 सन चल रहा है, अगर हम इसे 2025 से 1500 पे चले जाएं, तो 1500 से पहले जी वो कहता है जी यहाँ हॉर्स मौजूद थे। जब इस एरिया साउथ अमेरिका के इस एरिया में पंपास में जहां जाके डार्विन जो है वो बेड्स की, रिवर्स के बेड को खुदाई करके अंदर से फॉसिल्स निकाल रहा है, उसमें मॉडर्न हॉर्स मौजूद थे। उसका मॉडर्न हॉर्स कहाँ से इवॉल्व हुए थे जी, अपने ही एक पुरानी शेप जिसे हम थियो एंथीरियम कहते हैं, उससे इवॉल्व होकर मॉडर्न हॉर्स बने थे। और जब स्पेनिश यहां से गुजरे, जब वो खास मकसद के लिए और जमीन को एक्सप्लोर कर रहे थे, जब वो यहाँ आए तो उन्होंने हॉर्स देखा, उन्हें हॉर्स बड़े पसंद आए, और वो कुछ हॉर्स यहाँ से लेकर अमेरिका चले गए। जब वो अमेरिका चले गए तो फिर क्या हुआ जी, फिर जिस रीजन में, सॉरी, अमेरिका से लेकर चले गए 1500 सन में बहुत से हॉर्सेस स्पेन लेकर चले गए इसको। स्पेन से ही आए थे तो वापस उन्होंने स्पेनिश ही जाना था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि ये जो अमेरिका है, इसमें कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स की वजह से सारे मॉडर्न हॉर्स यहाँ से खत्म हो गए। तो जब वो खत्म हो गए, तो अब तो हमें फॉसिल्स में जो है ना मॉडर्न हॉर्स नहीं मिलने थे, तो थियो एंथीरियम जरूर मिले हमें। तो यहाँ किसी भी वजह से मॉडर्न हॉर्स का खात्मा हो जाना, लेकिन उसका जो पुराना वेरिएंट था वो नीचे बेड्स में ऑलरेडी फॉसिल्स में मौजूद था। लेकिन स्पेनिश क्या किया, उन्होंने बहुत अच्छा किया कि एनिमल्स को कुछ को अपने साथ ले गए, हॉर्स की डाइवर्सिटी हमेशा के लिए बच गई। और फिर वहां से हॉर्स देखते देखते पूरी दुनिया में फैल गए। और फिर उसके बाद अमेरिका में, स्पेन से फिर अमेरिका में मॉडर्न हॉर्स लाए गए। यही वजह थी कि थियो एंथीरियम जो है वो इन मॉडर्न हॉर्स से मैच नहीं कर रहे थे। तो ये गुत्थी हमेशा के लिए सुलझ गई कि ये जो है ना हॉर्सेस एक्सटिंक्ट हो गए जो है वो सन 1500 के आसपास। और फिर जो है उसके बाद इस रीजन में हॉर्स खत्म हो गए थे, लेकिन स्पेन से फिर दोबारा मंगवा कर यहाँ अब जो हॉर्स मौजूद हैं वो हालांकि इसी जगह के थे, यहाँ से स्पेन चले गए थे, स्पेन से फिर यहाँ जो है ना एक्सपोर्ट किया गया इनको। तो अब वहाँ स्पेन में जो है वो, सॉरी, साउथ अमेरिका में अब भी हॉर्स मौजूद हैं, लेकिन अब उन्हें हम नेटिव नहीं कह सकते। हालांकि वो शुरू यहाँ से जरूर हुए, लेकिन अब यहीं पर दोबारा उन्हें सुलझाने के लिए और लाइफ को जो है ना फिर से सस्टेन करने के लिए स्पेन से और बाकी दुनिया से हॉर्स लगाकर वहां पहुंचाएगा, और वहां अब भी मौजूद है, लेकिन उनके नेटिव नहीं है जी। अब दूसरे हमें जी और कौन से मिले जी, और मेडिलोज मिले जी, जायंट स्लॉथ मिले। ये भी दो एनिमल्स हैं, इनके फॉसिल्स मिले, लेकिन इनके जो डिसेंडेंट्स थे वो यहाँ मौजूद थे। आगे चलते हैं जी हम। कंसेप्ट ऑफ फॉसिल्स, इसमें क्या देखा गया जी, फॉसिल्स डार्विन के लिए नए नहीं थे। तो डार्विन जो है वो बिलीव करता था कि जो है वो कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स के दौरान जी एनिमल्स के डेड रिमेन जो है ना वो नीचे धंस जाते हैं और बाद में वो मिलते हैं जी हमें। तो डार्विन का ये कहना है कि जी जो नोआज फ्लड है वो दुनिया का सबसे बड़ा कैटास्ट्रॉफिक इवेंट है, और उसी दौरान ज्यादातर फॉसिल्स बने हैं। तो फॉसिल्स जो है वो ये जाहिर करते हैं कि जी स्पीशीज में चेंजेस होते हैं। और सम स्पीशीज बिकम एक्सटिंक्ट, ये दोनों पॉइंट्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ये दोनों लास्ट लाइंस इस पैरा की। वो कहते हैं कि बहुत सी स्पीशी ऐसी हैं जो एक्सटिंक्ट होने से पहले अपने जो है ना डिसेंडेंट्स, उन्हें मौका नहीं मिलता कि वो छोड़ जाएं।
और वो सब के सब ही खत्म हो जाते हैं और वो स्पीशी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाते हैं। लेकिन वो कहता है कि दे बिकम एक्सटिंक्ट, सबके सब खत्म हो जाते हैं। लेकिन बहुत से एनिमल्स ऐसे हैं जो एक्सटिंक्ट होने से पहले अपने न्यू डिसेंडेंट छोड़ के चले जाते हैं, तो जिसका फायदा होता है। और आगे चलते हैं जी हम गैलापागोस आइलैंड पर। उससे पहले जी हम थोड़ी से डायग्राम्स देख लें जो हमारे लिए हेल्पफुल होंगे जी। एल्बेमल हमने देख लिया था जी। चार्ल्स लायल आपके सामने स्क्रीन पर है जी। फिर हम आगे चलते हैं जी जेम्स हुटन की तरफ। इसकी डायग्राम भी आप देख पा रहे हैं। अब हम चलते हैं जी टर्टॉयस। तो गैलापागोस के जो टर्टॉयस है, मैंने आपको कहा था कि ये जो टर्टॉयस है, ये देखें कितने ह्यूज एंड जॉइंट हैं, क्योंकि इनका कोई कंपटीटर नहीं है इस रीजन में। इनको कोई नहीं खाता, तो लिहाजा ये यहाँ पर 300 साल तक जिंदगी गुजारते हैं। बहुत ज्यादा वेट है इनका। और ये कितने देखें ह्यूज हैं, और ये देखें हॉर्स के साथ इनका कंपैरिजन करें तो फिर भी काफी मैच हो रहे हैं। और हमने आपको कहा कि गैलापागोस, जब साइंटिफिक नेम हम देखते हैं तो गैलापागोस इज द स्पीशीज साइंटिफिक नेम ऑफ टर्टोयस, दैट्स व्हाई इस पूरे एरिया को हम जी फिर कहते हैं जो है वो गैलापागोस। उसके बाद आगे चलते हैं जी हम। आपको ये मैप जो हमने अपने हमारी बुक से देखा है, इससे सिमिलर है। और इसको हम आपको जो है वो एक पूरे मैप में दिखाएंगे, जिसमें ये हमें बताएंगे कि सफ़र कैसे शुरू हुआ, और बाकायदा वो लेबल करके इसको मेंशन करेंगे जी। हम उसको भी देखेंगे। तो इसमें भी उन्होंने दोबारा जी यही मैप हमने दोबारा दिखाया है। थोड़ा सा डिफरेंट वेरिएंट है ये। अब हम आपको दिखाते हैं जी HMS बिगल। ये उसका जो है ना प्रिंट किया हुआ और हाथ से बनाया हुआ जो है वो पेंटिंग है। HMS, एग्जैक्ट HMS जो लेकर ये गए थे। आजकल तो जो जो भी शिप नेवी के बनते हैं वो लोहे के और बहुत अच्छे होते हैं। तो उन दिनों जो है ना ज्यादातर चीजें लकड़ी की बनती थी, तो वो ये मौजूद है। तो अब हम आते हैं जी आपको दिखाते हैं। ये देखें, स्टार्ट से आपको नजर आ रहा है जी 31 से 36 तक। ये यहाँ से शुरू हुआ इंग्लैंड से, और ये वन बाय वन हमें बताया जा रहा है कि ये फिर यहाँ से शुरू हुआ और ये कहाँ कहाँ आकर रुकता रहा, स्टॉप किया इसने। और इन्होंने स्टडी की। ये देखें जी, आपको ये नजर आ रहा है। उन्होंने इसकी वजाहत की है कि ये कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ चलता जा रहा है। तो ये जो बताते जा रहे हैं कि ये यहाँ यहाँ रुका है और इस रास्ते से ये यहाँ से होता हुआ कहाँ से आता है जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस वेबसाइट ने बहुत अच्छा इसे एक्सप्रेस किया है कि डार्विन का जो सफर था वो कहाँ से शुरू हुआ। और ये उन्होंने देखें वो साथ में डॉट्स मेंशन करके इस सफर को आगे लीड भी कर रहे हैं। अगर आप गौर से देखें तो ये सफर यहाँ से शुरू हुआ और ये आगे बढ़ता जा रहा है। और ये साथ में डॉट भी लगाते जा रहे हैं। ये देखें, ये जगह अभी खाली है और ये डॉट लगते जा रहे हैं। और ये मेंशन करते जा रहे हैं कि अब ये कहाँ से कहाँ जा रहा है, इनका जहाज, इन्होंने सफर कहाँ से शुरू किया, किस रास्ते से जो होता हुआ कहाँ जा रहा है। फिर गैलापागोस आइलैंड पर रुका। और क्योंकि इन्होंने पूरी दुनिया का गोल चक्कर पूरा करके आना था, तो जमीन गोल है, तो समंदर के एक रास्ते से अगर वो इंटर हो रहे हैं तो हम तो 3D इमेज देख रहे हैं। हम कौन सा सफेरिकल थ्री जो है ना 80 के एंगल का कोई इमेज देख रहे हैं जो हमें चारों तरफ से दिखाएगा। तो जब ये यहाँ से इंटर होंगे तो जाहिर है वो यहाँ से राइट हैंड साइड पर यहाँ दाखिल होंगे ऑस्ट्रेलिया के पास। और देखिए हमारा सफर वहां मुकम्मल हुआ, तो फिर यहाँ से एंट्री हुई है हमारी। और यहाँ से हम सिडनी, आपको पता है कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया का, वहां से होते हुए जी यहाँ हम कुकूज आइलैंड पर आएंगे। कुकूज आइलैंड पर जी हमें एक ऐसी स्पीशी मिली है जो फिंचेस की मदर स्पीशी है, यानी एक उनमें से है। और बाकी सारी की सारी अडाप्टिव रेडिएशन है, तो उसकी भी डेफिनेशन अभी हम पढ़ेंगे। पहले हम ये सफर देख लेते हैं जी कैसे ये मुकम्मल होता है, फिर हम तसल्ली से जाके अपना जो रिमेनिंग कंसेप्ट है जी गैलापागोस टर्टोइसेस का और फिंचेस का, वो मुकम्मल करेंगे। तो अब ये अपने वापसी के रूट पर है। और इस शिप का कैप्टन कौन था जी, ऊपर देखें लिखा हुआ है वोएज ऑफ HMS बीगल 1831 टू 1836 अंडर द कैप्टन रॉबर्ट फिट्स रॉय विद चार्ल्स डार्विन अबॉर्ड। तो हमारे पास जी चार्ल्स डार्विन इसके साथ था। ये हमारा सफर मुकम्मल हो गया। और देखिए उन्होंने सारे तीर के निशान भी इसमें मेंशन किया। अब ये दोबारा से यहाँ से शुरू करेगा, क्योंकि हमारा इसका स्केच ये मुकम्मल हुआ है। मुकम्मल होने के बाद जी वो हमें बता रहे हैं कि 27 दिसंबर 1931 को ये सफर शुरू हुआ था। और फिर ये आगे बढ़ा। तो हमारी बुक में ये डेट गलत है, तो यहाँ से आप लोगों ने इसे करेक्ट कर लेना है जी। आगे हम चल के देखते हैं जी। इसी मैप को यहाँ पर हमने दोबारा भी दिखाया है। अब आप आते हैं जी अपने टॉपिक की तरफ, इस तरह मुकम्मल करते हैं जी।
तो गैलापागोस आइलैंड पर जी उसने जो डार्विन है उसने देखा जी, जब वहां पर जाकर स्टॉप हुआ HMS बीगल गैलापागोस आइलैंड पर, तो ये वेस्टर्न शोर ऑफ साउथ अमेरिका पर मौजूद है जी। वहाँ बड़े बड़े टर्टॉइस मौजूद हैं, और टर्टॉइसेस की स्पीशीज को गैलापैगो कहते हैं जी। तो इसी नाम की बेस पर, क्योंकि यहाँ ये बड़े बड़े रहते हैं, तो इस पूरे आइलैंड को गैलापागोस, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को गैलापागोस आइलैंड कहा जाता है जी। इनका वजन कितना है जी? 250 किलोग्राम है तकरीबन, और इनके जो शेल का डायमीटर है वो 1.8 मीटर है जी। इतनी ज्यादा इनकी विड्थ है सिर्फ इनके, वन लेफ्ट पॉइंट से लेकर राइट लेफ्ट पॉइंट तक, या फिर सेंट्रल पॉइंट से जो है वो एक्सटर्नल शेल रीजन तक इनका 1.8 मीटर विड्थ है जी। इंटरनल किसी भी सर्कल का जब हम डायमीटर देखते हैं तो वन सेंट्रल पॉइंट से उसके किनारे तक का जो डिस्टेंस होता है उसे हम डायमीटर कहते हैं जी। और ये इनकी जो है वो लाइफ कितनी है जी? तकरीबन 200 से 250 साल इनकी उम्र होती है, और किसी किसी की 300 भी होती है। तो वहां का जो गवर्नर था आइलैंड का, उसने डार्विन को बताया कि जो शेप है टर्टोइसेस की शेल की, वो मुख्तलिफ आइलैंड्स पर थोड़ी थोड़ी मुख्तलिफ है, लेकिन इनका जो ओवरऑल ढांचा है वो सेम है। तो एल्बे एल्बेमल आइलैंड्स हमने हाईलाइट किया हुआ है, यहाँ आप देखें जी। और हमने इसको उर्दू में लिख भी दिया है, एल्बेमल। और ये जबर लगा दिया, तो इससे एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन भी मिल रही है। आप इसे इनकरेक्टली जी एल्बेमारले भी पढ़ सकते हैं जी। डार्विन ने क्या किया जी? नोट किया सम डिफरेंसेस। उसने देखा कि वो टर्टोइसेस जो खुश्क जगह पर मौजूद हैं जी, उनकी नेक जो है वो लॉन्ग है। लेकिन ऐसे टर्टोइसेस जो ऐसी जगह रह रहे हैं जो वेटर हैबिटेट्स हैं, यानी जहां नमी है, पानी है, पौधे हैं, उनकी नेक स्मॉलर है। तो फिर वही लेमार्क वाली बात यहाँ फिर आ गई कि यहाँ इसने ये नहीं कहा कि इक्वायर्ड करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सक्रिय में चली जाएंगी, बस इसने ऑब्जर्व किया कि जो ड्राई लैंड पर रहने वाले टर्टोइसेस हैं उनकी नेक बड़ी है, और जो वेट लैंड पर सरसब्ज एरिया में रहते हैं वो उनकी नेक छोटी है, क्योंकि उन्हें नेक स्ट्रेच करने की जरूरत ही नहीं है। लोग चेंज कहाँ आता है? चेंज तो जेनेटिक मेकअप में ही आता है। लेकिन उसके बावजूद जी डार्विन ने देखा कि ये तमाम टर्टोइसेस काफी सिमिलर हैं एक दूसरे से, और दे वर आल्सो सिमिलर टू टर्टोइसेस ऑन द मेन लैंड ऑफ साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में जो मेन लैंड में टर्टोइसेस थे, ये सारे उससे मैच करते थे जी। आगे चलते हैं जी, और इंटरप्रिटेशन देखते हैं जी डार्विन ने कैसे एक्सप्लेन किया फर्दर इसको कि क्या हुआ था। दरअसल डार्विन का ये कहना है कि जो हमारे पास गैलापागोस आइलैंड पर टर्टोइसेस मौजूद हैं, ये कभी मेन लैंड से आए हैं। कैसे आए हैं जी? वो कहता है जी, जिस किनारे पर जो सी शोर साउथ अमेरिका को लगता है, वहां एक तूफान आया और आसपास दरख्त टूटकर पानी के अंदर गिर गए। और पानी के अंदर जब वो गिर गए तो टर्टोइसेस उन्हें मैट बनाकर, क्लीन समझकर उनके साथ चिपक के आ गए। और उन्हें लगा कि जो भी होगा अब देखा जाएगा। तो 900 किलोमीटर दूर वो समंदर में पहुंच गए इस आइलैंड पर। जब वो इस आइलैंड पर पहुंचे तो वो इस पे चढ़ गए, और इसके लिए वहां पर इनके लिए खाना भी बहुत था, और इनका प्रीडेटर भी कोई नहीं था। जब ऐसी जगह पे ये पहुंचे तो इनकी मौज लग गई। अब ये जो है ना लंबी जिंदगी भी गुजार रहे हैं, और बहुत ज्यादा वेट भी गेन कर लिया है, और वहां सुकून से रह रहे हैं। तो डार्विन ने कहा कि जी इनकी सिमिलैरिटीज की रीजंस हैं। डार्विन ने एक्सप्लेन किया कि जी इंसेस्ट्रल एनिमल, जो टर्टोइस का इंसेस्टर या फादर या इनका पूरा ग्रुप था, वो जी मेनलैंड से यहाँ पहुंचा। और मेनलैंड से अगर वो यहाँ पहुंचा तो कितना फासला उन्होंने कवर किया? 900 किलोमीटर कवर किया समंदर में। और वो पहुंच गए गैलापागोस आइलैंड पर, और उन्होंने यहाँ आकर जी जानवरों का एक खानदान सजा दिया है। और आइलैंड्स आर वॉल्केनिक, क्योंकि यहाँ के जो आइलैंड्स हैं वो वॉल्केनिक है। दे अरोज आउट ऑफ द सी बेड। और वो अब इस बात को आपने समझना है जी, ये द आइलैंड्स आर वॉल्केनिक। आपको पता होना चाहिए कि आप लोगों ने रिंग ऑफ फायर पढ़ा होगा, कि समंदर का एक ऐसा एरिया है जिसमें बहुत ज्यादा वॉल्केनिक eruption होती है। दुनिया की 90% जो वॉल्केनिक लावा होता है वो समंदर की तह में होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर समंदर की किसी तह में कोई लावा ऊपर उठता है तो दरअसल लैंड भी साथ ऊपर उठाती है। तो समंदर, यहाँ पहले समंदर था, समंदर से ये लैंड ऊपर उठकर उसने आके माउंटेन और आइलैंड बनाया। तो लिहाजा वहां तो कोई एनिमल पहले से हो ही नहीं सकता था, क्योंकि वो हमेशा से नहीं है। ये नया बना हुआ लैंड है जो समंदर से उभर के बना है। तो लिहाजा वहां तो कोई प्रीडेटर हो ही नहीं सकता था। तो टर्टोइसेस की वहां पर मौज लग गई। और अकॉर्डिंग टू हाइपोथेसिस देख लेते हैं जी, देयर आर नो लैंड कनेक्शन विद द मेनलैंड। और इस लैंड का हमारी मेनलैंड से कोई ताल्लुक नहीं था। और कोई जो है वो बाई टच कनेक्शन भी नहीं था, कोई रोड भी ये नहीं है, पानी है हर तरफ।
तो लिहाजा एक मॉडर्न हाइपोथेसिस डार्विन ने दिया, और उस हाइपोथेसिस के मुताबिक उसने कहा कि टर्टोइसेस जो है वो तैर कर मेन लैंड से जो है वो बहुत से पौधों के टहनों के साथ चिमट कर आए, उनके पत्तों के साथ, और वो यहाँ आकर अपनी जिंदगी गुजारने लग गए हैं। और वो कहता है कि जो वेजिटेशन है, यानी बड़े बड़े टहने, पत्ते, टहनियां, दरख्त टूट कर जो है वो दरिया या समंदर के किनारे से इसमें शामिल हो गया ड्यूरिंग स्टॉर्म, तूफान के दौरान। और लिहाजा इन आइलैंड पर इनका कोई प्रीडेटर नहीं है, और टर्टोइसेस क्या कर रहे हैं जी, तादाद में बढ़ रहे हैं। इसके साथ साथ जी डार्विन ने कहा, टू टाइप्स के जी डार्विन को वहां टर्टोइसेस मिले, और उसने सिचुएशन को एक्सप्लेन करके कहा कि जो लॉन्गर नेक वाले हैं वो दरअसल जो है वो ड्राई रीजन में मौजूद हैं, वहाँ पौधे बहुत कम है और ये खुश्क जगह है। और टर्टोइसेस जो है ना, इन्होंने फोर्स अप करके एडवांटेज लिया और अपने नेक को स्ट्रेच कर लिया जी, ताकि उन्हें खाना अवेलेबल हो सके और वो जिंदा रह सकें। और दे कैन रीच हाई टू गेट फूड, लिहाजा वो जितना ऊंचा चाहें हो सकते हैं खाना हासिल करने के लिए। और ये रीजन जो है फेवर करती है जी टर्टोइसेस विद लॉन्ग लॉन्ग नेक्स। आगे चलते हैं जी हम, टर्टोइसेस विद शॉर्टर नेक्स। तो वो कहता है कि जो वेटर रीजन में थे उन्हें तो खुराक हासिल करने के लिए कोई जोर लगाने की जरूरत ही नहीं थी, तो लिहाजा वहाँ जो टर्टोइसेस हैं वो जी शॉर्ट नेक के साथ मौजूद हैं। आते हैं जी अब हम जो है वो फिंचेस की तरफ। तो तमाम स्टूडेंट इस स्केच को देखें आप, एंसेस्ट्रल फिंच। कोई एक जो है वो स्पैरो थी, फिंच भी इज अ टाइप ऑफ स्पैरो, लेकिन ये थोड़े स्मॉल होते हैं। तो जब ये यहाँ आई तो एक थी, लेकिन फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलने की वजह से, अडाप्टिव रेडिएशन एक मैकेनिज्म है जिसमें कहा जाता है कि एनिमल जो एक खास इस जगह मौजूद है और वहां उसका कोई प्रीडेटर नहीं है, कंडीशन फेवरेबल है, बहुत वाफिर खाना है, तो बिल आखिर एक वक्त गुजरने के साथ लाखों करोड़ों सालों में वो अपनी नई फॉर्म्स बना देता है और न्यू वैरायटीज बना देता है, न्यू स्पीशीज बना देता है। तो इस अमल को अडाप्टिव रेडिएशन कहते हैं, जो नए एनवायरनमेंट में जाने से, इन्वायरमेंट का फेवरेबल होने से किसी भी स्पीशी में मैकेनिज्म होता है एवोल्यूशन का, ये अडाप्टिव रेडिएशन कहलाती है। और इसमें हमें पता चलेगा कि फीडिंग हैबिट्स और जो परिंदों की बीक्स हैं उनमें दरअसल चेंजेस आने से न्यू स्पीशीज बनी है, बाकी ऑलमोस्ट ये आपस में सिमिलर है। गैलापेगोस फिंचेस जी हमने लिख दिया कि फिंच जो है वो शॉर्टर लेग्स होती हैं, इनके अंदर होती हैं, ये भी स्पैरो की एक किस्म है, एक किस्म की चिड़िया, हमने उर्दू में भी लिख दिया। और इनकी जो लेग्स होती हैं वो डार्क ग्रे होती हैं और प्लेनर होती हैं, और इसी तरह जी वेरिएड फॉर्म में होती हैं दूसरी लॉन्गर लेग्स होती हैं, और हमारे पास पिंकिश कलर होता है इनका। तो स्पैरो और फिंच का हमने डिफरेंस भी यहाँ पर लिख दिया है जी। गैलापेगोस फिंचेस, स्पैरो ने कहा कि जी बर्ड्स हैं, और बिल्कुल बर्ड्स हैं। और डिफरेंट टाइप्स की फिंचेस डार्विन ने वहां देखी, और डार्विन ने नोटिस किया कि गैलापागोस फिंचेस जो है ना, उनका कॉमन इंसेस्ट्री है, वो बिलाखिर एक ही फिंच से इवॉल्व हुए हैं। तो साइंटिस्ट नाउ थिंक, क्या थिंक करते हैं जी, कि जो इंसेस्टर ऑफ फिंचेस है इनहेबिटेड द मेनलैंड ऑफ साउथ अमेरिका, इनका जो इंसेस्टर था वो भी साउथ अमेरिका के मेनलैंड पे रहता था टर्टोइस की तरह, और ये इंसेस्टर किसी तरह गैलापागोस जो है ना वो पर पहुंच गए, और फिर ये गैलापागोस फिंचेस में डिवाइड हो गया, यानी इवॉल्व हो गया लाखों करोड़ों साल में। तो गैलापागोस आइलैंड से कुछ फिंचेस यहाँ आ गई, दे फॉर्म अ सिंगल एंड मल्टीपल कॉलोनाइजेशन यहाँ, क्योंकि उनका प्रीडेटर कोई नहीं था, यहाँ माहौल भी अच्छा है, खुराक भी बहुत है, इन्होंने यहाँ अपनी कॉलोनी सजा ली। और जो फर्स्ट बर्ड यहाँ पहुंचा था, बर्ड पॉपुलेशन ऑन द आइलैंड, फिर जो अर्ली फिशेस थी वो डिफरेंट हैबिटेट्स में डिवाइड होंगे, क्योंकि यहाँ बहुत से आइलैंड्स हैं। तो एक एक दो दो ने, या फिर जो है ना उन्हीं सेम सिमिलर ऑर्गेनिज्म के इंसेस्टर के ग्रुप ने खुद को अलग अलग कॉलोनाइज कर दिया और अपनी टेरिटरीज डिफाइन कर दी। और इस टेरिटरी के दौरान जी क्या किया जी, दीज हैबिटेट वर विदाउट एनी अदर बर्ड्स एंड प्रीडेटर, वहां कोई नहीं था, तो इंसेस्टर फिशेस जो है ना वो सीड ईटर्स थी। तो मल्टीप्लाइड रैपिडली, उन्होंने अपनी जो है डाइवर्सिटी बहुत तेजी से शुरू कर दी, और सीड बेरिंग हैबिटेट्स में आराम से चले गए। और फिर क्या हुआ जी, 14 टाइप्स ऑफ फिंचेस इंसेस्ट्रल ग्रुप से जो है वो इवॉल्व हो गई। वन ऑफ देम वाज फाउंड ऑन द स्मॉल कुकूज आइलैंड, जो कि ऑस्ट्रेलिया के पास मौजूद है। तो लिहाजा ये रिप्रेजेंट करता है कि दरअसल पहले तो एक ही थी, लेकिन वहां पर गैलापागोस पर जाने पर इन्हें बहुत फेवरेबल इन्वायरमेंट मिला, तो लिहाजा पूरी दुनिया में ये एक ही किस्म की है, लेकिन वहां जाके ये 14 टाइप्स की हो गई। तो दिस आइलैंड इज प्रेजेंट इज द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द गैलापागोस आइलैंड। तो नॉर्थ ईस्ट जी ऑस्ट्रेलिया के पास ही, बहुत फासला है इनके दरमियान। और हर स्पीशी जो है वो नई हैबिटेट में वेल अडॉप्टेड हो गई। और दीज फिंचेस हैज डिफरेंसेस इन द साइज एंड शेप ऑफ देयर बिल्स, बिल्स चोंच को कहते हैं जी। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए हमने इसे हाईलाइट भी किया। तो इट रिलेट्स टू डिफरेंट डाइटरी अडाप्टेशन इन द
जो है वो इन दीज फिंचेस, तो लिहाजा हर सीड की वहाँ बहुत सी अकसाम है, तो हर अकसाम के हिसाब से इन्होंने अपनी बीक भी बना ली और उस हिसाब से खुद को अडाप्टेड भी कर लिया जी। द फिंचेस ऑफ द गैलापागोस आइलैंड प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ अडाप्टिव रेडिएशन। अब अडाप्टिव रेडिएशन क्या कहते हैं? हमने आपको कहा था किसी एनिमल को एक नई जगह पर भेज दिया जाए, तो नई नई जगह पर जाने की वजह से उनमें बहुत फेवरेबल इन्वायरमेंट मिल जाए तो वो शुक्र अदा करते हुए जी अपनी इतनी ज्यादा वैरायटी बनाते हैं कि वैरायटी के साथ साथ नई स्पीशीज भी इवॉल्व हो जाती हैं। तो है ये स्पीसिएशन ही, लेकिन उसकी जो अथेंटिक रिस्ट्रिक्शन है वो ये है कि इन्वायरमेंट नया हो और वो इन्वायरमेंट फेवरेबल भी हो और पूरी दुनिया में बाकी जगहों से वो बेहतरीन हो। तो लिहाजा वहां स्पीशी खुद को जो है ना फ्लोरिश करेगी, नई स्पीशीज में कन्वर्ट करेगी, और ये मैकेनिज्म कहलाएगा जी अडाप्टिव रेडिएशन। और इसी शर्त को हम दोबारा से यहाँ पढ़ेंगे, फॉर्मेशन ऑफ न्यू फॉर्म्स फ्रॉम एन एंसेस्ट्रल स्पीशीज, एक जो एंसेस्ट्रल स्पीशी है उससे नई स्पीशीज का बन जाना इन रिस्पॉन्स टू, अब ये रिस्ट्रिक्शन आ गई कि किसके नतीजे में? नॉट इन द एवोल्यूशन मैकेनिज्म, ओपनिंग ऑफ न्यू हैबिटेट्स, नए एनवायरनमेंट के मुतारिफ होने से इस कॉल्ड द अडाप्टिव रेडिएशन। तो हमने देखा है कि इन्वायरमेंट के चेंज होने से बहुत कुछ चेंज हो जाता है। तो अच्छी सोहबतें अच्छे असर डालती हैं और बुरी सोहबतें बुरे असर डालती हैं। और इसके साथ साथ हमने जो है ना बड़ी मशहूर कहावत सुनी हुई है जी, जैसा देश वैसा भेद। तो माहौल बदलने से उसके असरात भी होते हैं। तो तमाम स्टूडेंट ये मुकम्मल अपना लेक्चर लेंगे और मास्टर सीरीज की बुक जिसे हम प्रेफर कर रहे हैं जी, इंटरनेशनल बुक्स से चैप्टर्स कॉपी करके ये बुक बनाई गई है, ये लोकल बुक नहीं है। तो इन्होंने बहुत अच्छे इन्होंने शॉर्ट नोट्स बना के इसमें लिखा हुआ है। तो तमाम स्टूडेंट से याद करें, अगर कोई नया स्टूडेंट है और उसके पास ये बुक या नोट्स नहीं है तो वो कमेंट में मेंशन कर सकता है, अपना ईमेल एड्रेस लिख सकता है, तो इससे हम इसका कवर फोटो या फिर सॉफ्ट फॉर्म में ये बुक भी शेयर कर सकते हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट का कोई भी क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट में आप जरूर मेंशन कर सकते हैं। तमाम स्टूडेंट अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर आपको बहुत जल्द जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।